नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने ये संग्राम बैच चलाई है और इस संग्राम बैच में अब तक हम इंडियन पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स कवर किया, हमने डीपीएसपीस कवर किए, हमने प्रियम्बल को कवर किया है और आज इसी सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और वो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट, तो अगर अभी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा दोस्तों, तो आपको ये पता चल गया होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, इस पे लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट, if you have analyzed the previous year papers, you'll understand that from these topics questions have been asked। इसलिए ये टॉपिक को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज तो है छोटा सा टॉपिक, राइट, 2 पेजेस का टॉपिक तो इसमें लक्ष्मीकांत में दिया गया है। तो इसके साथ साथ आज हम जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। ओके, सो अगले 15 मिनट तक आप सब लोग मुझे सुनेंगे, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फाइन। सो ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन विद टुडेस टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जब मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता हूं दोस्तों, इफ आई टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट थे? तो अपना आंसर होगा जी नहीं, बिल्कुल भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। ऑन 26 जनवरी 1950 फिर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बने? दे बिकेम अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। राइट, सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पास होती है और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है। वो पार्ट कौन सा होता है? वो पार्ट होता है पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल होता है, विच इज आर्टिकल 51A। राइट, तो 1976 में जब आर्टिकल 51A को ऐड किया गया था, तब उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ओके, देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब इस पर्टिकुलर पार्ट को ऐड कर दिया गया था। परंतु कुछ देर के बाद एजुकेशन वाली फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हो गई और आज के दिन हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से वो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो एजुकेशन से रिलेट करती है, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड कर दी गई थी। राइट, सो आई एम अवेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। सब लोग मुझे बताएंगे कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी विच इज रिलेटिंग टू एजुकेशन, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लाई गई थी। ओके, फाइन। सो नाउ जितना हमें देखना था कि हमने देखा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं था, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे ऐड कर दी गई? तो 1976 से पहले एक कमिटी बिठाई गई थी जिसका नाम था स्वरण सिंह कमेटी। ओके, तो ये कमेटी का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वरण सिंह कमेटी को बिठाया गया था और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर ही फंडामेंटल ड्यूटीज एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। जैसे हमने डीपीएसपीस को पढ़ा, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि अगर कल जाके आपकी फंडामेंटल ड्यूटी वॉयलेट होती है या फिर आर्टिकल 51A के प्रोविजंस को वॉयलेट किया जाता है, तो ऐसे वक्त क्या होगा? ऐसे वक्त आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट में you can appeal, but this will not happen in case of fundamental duties. In case of fundamental duties you cannot go to the court, therefore fundamental duties are called as non justiciable. तो fundamental rights justiciable है, DPSPs और fundamental duties justiciable नहीं है। Okay, so these are some points that we are going to remember, right? तो ये basics थे about the fundamental duties। अब जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो इन योर लक्ष्मीकांत। यू प्लीज वंस गो थ्रू ऑल द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज का डिस्कशन यही रुकाएंगे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज पॉइंट ऑफ व्यू इज वर्मा कमिटी रिपोर्ट। ठीक है, सो वर्मा कमिटी रिपोर्ट इज अनदर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट इतना याद रखिएगा कि वर्मा कमिटी वाज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर हमें किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को शेप देना है तो उसके मामले में वर्मा कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दैट वुड बी मोर देन इनफ। बाकी सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज वी विल बी डीलिंग विद इन द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमें डिस्कस करना था। अब दूसरा पार्ट जो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे।
अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब भी हम कुछ प्रोविजंस पढ़ते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कैसे पास किया गया था, प्रोसीजर क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करने की, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स कीप हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कैसे होता है। राइट, सो एवरीवन विल फोकस हियर। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर हमें संविधान में कोई भी बदलाव लाना है तो उसे अमेंडमेंट कहा जाता है। अब अमेंडमेंट जो है इट कैन बी ब्रॉट थ्रू टू थिंग्स। ओके, याद करो प्रियम्बल वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था उसमें भी हमने एक रफ रेफरेंस के बारे में देखा था। राइट, तो अमेंडमेंट जो है वो दो तरीकों से लाया जा सकता है, वो दो तरीके पढ़ेंगे। पर वो दो तरीके पढ़ने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। नाउ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज वन स्टॉप सोल्यूशन ब्रॉट टू यू बाय टेक्स्ट बुक, जहां पर हम यूपीएससी सीएससी के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो if you are an aspirant of 2023 UPSC prelims, then what you have to do is you just have to buy this particular subscription। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन खरीदना है, उसमें हम आपको 30+ वीडियो कोर्सेज दे रहे हैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। राइट, सो यू हैव जीएस कोर्सेज विच आर टोटल 6 इन नंबर, देन you have subject wise courses which are total 7 in number. After that we are providing with you with various options such as history, geography, pubad, सोशियोलॉजी, ऐसे वेरियस ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग विद यू विद वेरियस सीसैट का कोर्सेज आल्सो। दोस्तों आपको पता होगा कि सीसैट हैज स्टार्टेड टू बिकम इंक्रीजिंगली टफ, एंड इन ऑर्डर टू क्लियर सीसैट इफेक्टिवली आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। रियलाइजिंग दैट वी हैव गिवन यू 6 सीसैट कोर्सेज ऑफ विच यू कैन चूज द बेस्ट फॉर यू। इसके साथ साथ हम आपको डेली लाइव क्लासेस दे रहे हैं, हम आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके साथ साथ हम आपको स्टडी नोट्स भी दे रहे हैं। राइट, so now we are providing you with these many courses. Apart from that, one of the USPs of textbook super coaching is that you get to study with the renowned faculties of the nation, जैसे कि श्री राम sir हैं, who is the director of Sri Ram's IS. He is very very famous for his economics. Then you have Salamuddin Ansari sir, who is the director of Luqman's IS. Okay, now this particular sir is very much well known for his ethics courses, right? So what happens is here we provide you with an opportunity to study with the best teachers of India. Apart from that, यूट्यूब के इन हाउस फैकल्टीज के साथ आपको डेली लाइव लेक्चर्स करने का एक मौका मिलता है। इन फैकल्टीज के साथ आप रोज मिलते ही रहते हो। राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 12 महीने की यूपीएससी सीएससी की कोचिंग है, अगर आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हो तो जीएस प्लस ऑप्शंस के साथ वो फीस 2 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। ऑनलाइन कोचिंग्स में अगर आप ये एनरोल करते हो तो 50,000 से भी ज्यादा फीस आपको भरनी पड़ती है। वही सुपर कोचिंग आपके लिए ये पूरी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की जो तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ 39,999 रुपीज में करा रहा है। पर आपको ये भी नहीं भरने, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो आकाश, ये है मेरा कूपन कोड, जो है मेरा नाम आकाश। अगर आप ये चीज पेमेंट करते हो और ये कूपन कोड डालते हो तो आपको सिर्फ 29,999 रुपीज पे करने होंगे। राइट, सो दिस इज अबाउट द थिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बेसिक पढ़ा क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब हम शुरू करेंगे अबाउट द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीज याद रखनी है? पहली चीज, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। राइट, अब ये होता क्या है, व्हाट इज रिजिडिटी, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? रिजिडिटी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है कि संविधान में बदलाव लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है वो। और दूसरे हाथ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि संविधान में बदलाव लाना बहुत ज्यादा आसान है। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे संविधान के ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो बहुत आसानी से बदले जा सकते हैं, और ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो बहुत आसानी से नहीं बदले जा सकते। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है, इट इज अ ब्लेंड। ब्लेंड मतलब क्या? एक मिक्सचर है, किसका? रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। कुछ प्रोविजंस ऐसे जो आराम से आप बदल सकते हो, कुछ प्रोविजंस ऐसे जो आपको आराम से आप बदल नहीं सकते। राइट, अब अब हम इन दोनों प्रोविजंस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब भी मैं ये बात करता हूँ कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है,
whenever I talk about this thing, I want to bring an amendment to the Indian Constitution. Whenever I say this thing that I want to bring an amendment to the Indian Constitution, उस वक्त मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, राइट? दो ऑप्शंस होते हैं। एक, मैं उस अमेंडमेंट को सिंपल मेजोरिटी के साथ ला सकता हूँ। दूसरा, मैं उस अमेंडमेंट को स्पेशल मेजोरिटी के साथ ला सकता हूँ, राइट? ये दो ऑप्शंस मेरे पास होते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिंपल मेजोरिटी के साथ बदल सकता हूँ, और दूसरा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ बदल सकता हूँ। अगर मैं ये सिंपल मेजोरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहता हूँ, तो इसका जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 368 के बाहर गिरता है। ओके, दिस फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। पर वही अगर मैं स्पेशल मेजोरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहूंगा, तो वो दैट फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। ओके, तो अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स बदलने हैं सिंपल मेजोरिटी से, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज किए जा सकते हैं, राइट? फॉर इंस्टेंस, आप आर्टिकल 3 ले लो, आप आर्टिकल 2 ले लो, आप शेड्यूल 5 ले लो, आप आर्टिकल 169 ले लो जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्रिएट करने की बात हो रही है। ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो प्रोविजंस है उसे उन्हें आप सिंपल मेजोरिटी के साथ चेंज कर सकते हो। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो प्रोविजंस है ये फ्लेक्सिबल प्रोविजंस है। क्यों फ्लेक्सिबल प्रोविजंस है? क्योंकि इन्हें आप सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर रहे हो, इन्हें बदलने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव लाना है, अगर आपको डीपीएसपीज में कोई बदलाव लाना है, अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ बदलाव लाना है, अगर आपको 7th शेड्यूल में कुछ चेंज करना है, तो ऐसे वक्त आपको एक स्पेशल मेजोरिटी लगेगी अंडर आर्टिकल 368। अब ये स्पेशल मेजोरिटी को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और इसलिए ये कहा जाता है कि ऐसे कुछ फीचर्स है जो रिजिड है, इन्हें आप आसानी से नहीं बदल सकते। सो आई होप आप सबको पता चला होगा कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता क्या है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्पेशली इस आर्टिकल 368 के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, विल नॉट बी फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन आर्टिकल 368। ओके, सो आर्टिकल 368 which is in part 20 of the Constitution of India gives the power to the parliament टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे हमें क्या समझ में आया? एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं वो ये है कि अगर संविधान में कोई बदलाव लाना है, संविधान में कोई अमेंडमेंट लाना है, तो वो अमेंडमेंट लाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर वो बदलाव नहीं ला सकती, राइट? नो स्टेट लेजिस्लेचर कैन ब्रिंग एन अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं? सो देयरफॉर दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कीप इन माइंड। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम याद रखेंगे। इसके अलावा और एक चीज जो हमें याद क्या रखनी है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है केशवचंद्र भारती केस ऑफ 1973। ओके, इस केशवचंद्र भारती के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि पार्लियामेंट उस फीचर्स को अमेंड नहीं कर पाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, राइट? सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहां से आता है? केबीसी जजमेंट से आता है। ओके, सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वुड कम फ्रॉम द केबीसी जजमेंट। फाइन। So this was about the basics of the amendment to the constitution. I hope आपको समझ में आया होगा कि rigidity और flexibility का क्या मतलब होता है। What is the perspective when जब हम ये कहते हैं कि constitution rigid है या constitution flexible है। उसके अलावा आपको पता चल गया होगा कि amend करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, right? Fine. So now जब भी मैं types of amendment की बात किया, तो वही चीज जो मैंने आपको बताई कि दो प्रकार के amendment होते हैं। एक जो होता है that is नॉट अंडर आर्टिकल 368, जो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जा सकता है। इसके में एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं हम, राइट? विल राइट सम एग्जांपल सो दैट हमें चीजें क्लियर हो। सो इसके एक एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि अगर मुझे आर्टिकल 2 के तहत कोई चेंज लाना है, या फिर आर्टिकल 3 के तहत कुछ चेंज लाना है, या फिर 5th शेड्यूल, राइट? सो दीज ये सारे प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप सिंपल मेजोरिटी से बदल सकते हो। वापस क्या बोलोगे आप? फ्लेक्सिबल है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी लग रही है। पर वही जब मैं आर्टिकल 368 के तहत वाली बात करता हूँ, इफ आई टॉक विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 368, ओके, तब दो प्रकार के अमेंडमेंट्स होते हैं अभी अंडर आर्टिकल 368। एक होता है बाय स्पेशल मेजोरिटी, विच मीन्स व्हाट, वो हम समझ के लेंगे। ओके, सो नाउ जस्ट फोकस कि स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है, ये स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है। ओके,
सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेशल मेजोरिटी, कौन से प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी है यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि 2/3 of the members of the parliament who are present and voting. प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब ऐसे कुछ सदस्य होते हैं जो लोकसभा में प्रेजेंट है बट दे से दैट आई डू नॉट वांट टू वोट, तो उनका वोट आप कंसिडर नहीं करोगे. 2/3 of members present and voting, and this should be greater than the absolute majority of the house. Absolute majority of the house क्या होता है? Total number of members divided by 2. That is the absolute majority of the house. Okay. So ये जो यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी की बात की जा रही है वो ये है. ओके, दिस स्पेशल मेजोरिटी इज दिस वन, जहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग विच शुड बी ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस. इस स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर कोई बिल पास होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा. अब ऐसे कौन से प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो सकते हैं, तो आइए वो भी थोड़े से लिस्ट डाउन करते हैं. राइट, कौन से प्रोविजंस है ऐसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी. तो ये कुछ प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसके लिए इस प्रकार की स्पेशल मेजॉरिटी लगती है. राइट, ओके. नाउ वी कम टू अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी कम टू द अदर पार्ट. अदर पार्ट क्या है कि ऐसे कौन से प्रोविजंस है जिनको ये दूसरे टाइप के स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, जहाँ पे क्या लिखा है? स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए चाहिए. स्पेशल मेजॉरिटी मतलब ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी, ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए चाहिए, पर इसके साथ साथ क्या चाहिए? रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स. रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स मतलब क्या? सपोज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फेडरल फीचर को चेंज करना हो, राइट? किसी फेडरल, अभी आप सभी को पता है कि फेडरल फीचर होता क्या है, राइट? सपोज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी फेडरल फीचर को चेंज करना हो, राइट? तो अब ये फेडरल फीचर क्या होता है? फॉर एग्जांपल 7th शेड्यूल ले लो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. सपोज लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है उसमें कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आपको स्टेट लिस्ट से उठा के इसे कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है. अब किसी भी सब्जेक्ट को जब आप स्टेट लिस्ट से हटाते हो, इसका मतलब क्या? आप स्टेट से उतनी पावर कम कर रहे हो, राइट? विच मीन्स व्हाट? ये आपके फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, राइट? तो अभी ऐसा कोई भी प्रोविजन जो आपके फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, उसके लिए आपको स्टेट्स की तो परमिशन लेनी होगी कि क्या आप सहमत हो कि आपको ये वाला चीज नहीं चाहिए, आपको आप अपनी ये पावर सेंटर को दे रहे हो. तो देयरफॉर ये जो दूसरी वाली मेजोरिटी होती है अंडर आर्टिकल 368, यहाँ पे सेंटर पे स्पेशल मेजोरिटी होने के साथ साथ आपको स्टेट्स का भी रैटिफिकेशन लगता है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स. मतलब अभी भारत में 28 राज्य है, तो कम से कम 14 राज्यों ने अपनी सहमति देनी चाहिए. उसी के बाद ये वाला बिल पास होगा, उसी के बाद ये वाला बिल पास होगा. अब इस वाले मेजोरिटी में कौन कौन सी चीजें आते हैं वो जान के लेते हैं एक बार. ओके, सो इस वाली चीज, फॉर दिस थिंग व्हाट ऑल कौन कौन से फीचर्स हम इस प्रोविजन से चेंज कर सकते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा 7th शेड्यूल, राइट? अगर 7th शेड्यूल के प्रोविजंस को हमें चेंज करना होगा, अगर 7th शेड्यूल के प्रोविजंस को हमें हटा में कुछ बदलाव लाने होंगे, तो इस प्रकार की मेजोरिटी लगेगी. मतलब पार्लियामेंट में आपको ये मेजोरिटी लगेगी, उसके साथ साथ कम से कम 28 में से 14 राज्यों ने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिंपल मेजोरिटी के साथ साथ उस बिल को पास करना चाहिए, राइट? उसके बाद व्हाट एग्जांपल यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ. अगर आपको आर्टिकल 368 में ही बदलाव लाना है, फिर भी आपको इस प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी लगती है. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स. तो आगे जाके जब भी आप रिवाइज करोगे तो इस प्रकार का जो एक फ्लो चार्ट है वो बना के रखना, सो दैट आपके रिवीजन के लिए बहुत हैंडी हो जाए. ओके, यू कैन रिवाइज दिस क्विकली कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट दो प्रकार के होते हैं. स्पेशल अंडर आर्टिकल 368 बी में दो प्रकार है, तो और वो दो प्रकार कहाँ यूटिलाइज होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. ओके, आपके लक्ष्मीकांत में एक डिटेल लिस्ट दी गई है जहाँ पे ऑर्डिनरी मेजोरिटी वाले प्रोविजंस दिए गए हैं, जहाँ पर इस स्पेशल मेजोरिटी वाले प्रोविजंस दिए गए हैं. वो सारे प्रोविजंस को एक बार आपकी नजर से नीचे से निकालना, सो दैट एग्जाम में अगर कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए. और एल्स जो आपको कंसेप्ट पता है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो. अगर ऐसा कोई भी फीचर है जो फेडरल फीचर है और उसको आपको बदलाव लाना है, तो ऑब्वियसली दिस इज द टाइप ऑफ मेजोरिटी दैट यू आर गोइंग टू रिक्वायर. ओके, आई होप यहाँ तक सबको चीजें समझ में आई होगी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो होती है. अब ये प्रोसीजर जान के लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब मैं इस प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 368 के नीचे जो प्रोसीजर दी गई है उसके बारे में मैं बात करूंगा.
Okay, I'll be talking of the procedure which is given in under Article 368. तो क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर वन हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल हो जिसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, विच मीन्स एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है या फिर राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज मैं क्या याद रखूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, लेट मी कम टू पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू इज कि क्या मुझे प्रेसिडेंट की प्रीवियस परमिशन की जरूरत होगी? विल आई रिक्वायर द प्रीवियस परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट? सो द आंसर वुड बी नो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट की कोई परमिशन नहीं लगती है। ओके, यू डू नॉट रिक्वायर द प्रीवियस असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। पॉइंट नंबर थ्री, कैन अ प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? कोई प्राइवेट मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है? तो उसका आंसर होगा यस, एनी प्राइवेट मेंबर कैन आल्सो इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब अगर किसी को नहीं पता कि प्राइवेट मेंबर होता क्या है, तो दोस्तों लोकसभा में और राज्यसभा में जितने भी एमपीज हैं उनमें से आपको पता है कि मिनिस्टर्स कौन है? सारे मिनिस्टर्स को छोड़कर बाकी जितने भी एमपीज बचे हैं वो सारे एमपीज को आप प्राइवेट मेंबर्स कहते हो। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं? प्राइवेट मेंबर्स वो एमपीज होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं होते, फिर वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं और अपोजिशन पार्टी से भी हो सकते हैं। ओके, राइट, सो दिस इज द थर्ड थिंग। ओके, सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के प्रीवियस परमिशन की जरूरत होती है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती। प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। राइट, ये था बेसिक्स। ओके, अभी अज्यूम कर लो, लेट मी अज्यूम कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस, इट इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस साइमल्टेनियसली इन बोथ द हाउसेस। मतलब साइमल्टेनियसली इन बोथ द हाउसेस मतलब लोकसभा में भी वो बिल एक उसी टाइम पे आएगा, राज्यसभा में भी वो बिल उसी टाइम पे आएगा। ओके, अब ये दोनों हाउसेस को इस बिल को सेपरेटली पास करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या लिखूंगा कि बिल को सेपरेटली पास करना है। सेपरेटली पास करना है मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा फिर राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो ये दोनों हाउसेस को ये पर्टिकुलर बिल को सेपरेटली पास करना होगा। तो अगर ऐसे इसमें इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है क्या? वापस एक क्वेश्चन मेरा कि क्या जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होता है? तो माय आंसर वुड बी नो, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों हाउसेस को सेपरेटली बिल पास करना है, और क्योंकि सेपरेटली बिल पास करना है कभी भी डेडलॉक होगा ही नहीं, डेडलॉक नहीं होगा तो जॉइंट सिटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो लोकसभा ये बिल स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करेगी, राज्यसभा ये बिल स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करेगी। अगर दोनों में से किसी हाउस ने बिल को पास नहीं किया, वो बिल वही मर जाता है, द बिल बिकम्स डेड देयर एंड देन ओनली। ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक हाउस ने भी उस बिल को पास नहीं किया, द बिल बिकम्स डेड देयर एंड देन ओनली। पर जब ये दोनों हाउसेस बिल स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करते हैं, उसके बाद ये बिल उठ के आता है किसके ऑफिस में? ये बिल आता है प्रेसिडेंट के पास। ओके, ये बिल आता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट को कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अपनी असेंट ही देनी होती है। ओके, द प्रेसिडेंट हैज टू कंपल्सरीली गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ही कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, ही कैन नॉट विथहोल्ड द बिल, ही हैज टू कंपल्सरीली से यस टू द बिल। ओके, एक बार प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ गया, उन्होंने यस बोल दिया, वो बिल पास होगा और वो एक्ट हो जाएगी। राइट, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, आई होप सभी लोगों को ये पूरी प्रोसीजर समझ में आई होगी। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। इनफैक्ट ये सारी चीजें आप सारे बिल्स के लिए भी याद रख सकते हो कि कौन से बिल में क्या चीज होती है। ओके, राइट, so this was about the constitutional amendment. Okay,
एंड सो फार दैट वी हैव सीन टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बेसिक्स देखे हमने, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स देखे और उसके बाद प्रोसीजर देखी, राइट। योर होमवर्क टुडे वुड बी टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज कि आप मुझे बताओगे कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट की गई थी। और उसके बाद दूसरी चीज जो आप मुझे होमवर्क में बताओगे वो ये है कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने कंपल्शन ला दिया कि जब जब आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा आपको उसको कंपलसरी उसको असेंट देनी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी जिसने प्रेसिडेंट को कहा कि कंपलसरी आपको आपकी असेंट देनी ही देनी है। You have to tell me in the comment section to this particular video so that I get to know if you guys are really studying or not. Okay, because this is a recorded video, I am not available today, but I have recorded this video for you so that आपका ये 1 घंटा waste ना हो. Okay, fine. So these are the two things that you are going to give answers to me. Fine. Okay, चलो. So जितना भी आपको हमें theory discuss करना था हमने theory discuss कर लिया है. Okay, now let us स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। बट जो हम नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लेट अस टेक 15-20 सेकंड्स का ब्रेक, हैव अ सिप ऑफ वाटर, रिलैक्स योर माइंड बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 15-20 सेकंड का ब्रेक लीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, जस्ट रिलैक्स अ बिट एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, फाइन। Okay, chalo, let's start solving the question. First question is on your screen. Everyone, please पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़ के लीजिए। Okay, now that everyone has read the question, let us try to solve this. I hope सब लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दोगे, राइट? द क्वेश्चन नंबर इज 1, सो राइट 1 और उसके सामने आपका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में दोगे। आई एम कीपिंग अ वॉच ऑन एवरी वन ऑफ यू हु इज गिविंग द आंसर्स। ओके, ठीक है, चलो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज इज करेक्ट? ओके, करंट स्टेटस क्या है? तो दोस्तों डीपीएसपीज का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ी थी, जो कौन सी थी? मिनर्वा मिल्स केस। आई होप आपको वो केस याद होगी। तो अगर आपको वो केस याद होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उस मिनर्वा मिल्स केस के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो मिनर्वा मिल्स हम सभी ने पढ़ा है। ओके, मिनर्वा मिल्स केस। तो लेट्स सी, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट इन एनी केस। तो ये तो गलत है, ये चीज हमने नहीं पढ़ी थी। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशन एक एक बैलेंस के ऊपर टिका है, बिटवीन एफआर और डीपीएसपी के बैलेंस के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका है, राइट? सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑलवेज गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स। ये भी चीज गलत है, हर बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। थर्ड पॉइंट क्या है? फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज गेट्स प्रायोरिटी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये बात भी गलत है। और ऑप्शन डी क्या है? इन सम केसेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मे गेट प्रायोरिटी ओवर फंडामेंटल राइट्स। ये सबसे करेक्ट आंसर है। और वो सम केस कौन सा है? आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। इन दो आर्टिकल इन आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को अगर इंप्लीमेंट करना हो तब डीपीएसपी को एफआर के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है, राइट? वी हैव ऑल सीन दिस। Everyone will start marking their answers. मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, राइट? कमेंट्स में आप अपना आंसर लिखोगे। फाइन, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देना शुरू कीजिए, एवरीवन। चलो, सो आई होप एवरीवन मस्ट हैव आंसर्ड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने की कोशिश करते हैं और जान के लेते हैं कि व्हाट how could we have solved question number 2? ठीक है, fundamental duties have been added by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 in accordance with the recommendations of। तो कौन से कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर आई थी? हम सबको पता है, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया गया था। सब लोग मुझे बताएंगे कौन से पार्ट में आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज? कम ऑन, तो कौन से पार्ट में आई थी? पार्ट 4A, राइट? पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था? तो आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया था? आर्टिकल 51A। इनिशियली कितने ड्यूटीज थे? इनिशियली 10 ड्यूटीज थे, इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी।
पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और जिसके बाद 11 हो गई, जिसको आपको मुझे आंसर बताना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कौन सा था, राइट? फाइन, सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। आई होप सब लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे रहे हो, ओके? बिकॉज जब ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ कहीं पर कि आप कितने शिद्दत से आंसर्स मार्क कर रहे हो, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन, एवरीवन विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। चलो, सब लोग अपना आंसर मार्क कीजिए। ये 2017 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन था, सो आई थॉट एक पीवाईक्यू भी ले लेते हैं। ओके, चलो, आई होप सबने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दिया होगा। लेट मी ट्राई एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सब साथ, दोनों साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऐसे इन्होंने हमें पूछा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमें पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है, वो नॉन जस्टिशिएबल है, राइट? और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनको एनफोर्स करने के लिए, उनको प्ले में लाने के लिए एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस ला दी गई है कि कैसे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को फोर्स में लाना है। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी प्रोसेस अब तक तो नहीं आई है, राइट? सो ऐसी कोई एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है जिसके जरिए आपने किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को फोर्स में लाया हो, ओके? तो देयरफॉर पहला स्टेटमेंट जो है वो मैं गलत मार्क करूंगा, ओके? नो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। दूसरा क्या कह रहा है, दे आर कोरिलेटिव ऑफ लीगल ड्यूटीज। कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है कि वो लीगल ड्यूटी से संबंधित है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अ लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी क्या मैं कह सकता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट है 1972 के तहत। ये मेरी एक लीगल ड्यूटी है कि ये एक्ट मुझे ये कहती है कि अगर मेरा इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट में गिरता है तो मुझे इनकम टैक्स भरना है। ये मेरी लीगल ड्यूटी हो गई। पर कहीं पर भी मेरे फंडामेंटल ड्यूटीज इसके बारे में कुछ बात करते हैं? नो, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज हैव are very separate. They are more generalistic type of nature. They are more in general type, right? कि आपको environment को protect करना है, एजुकेशन के बारे में बात की है, dignity of women के बारे में बात होती है, fraternity के बारे में बात होती है, right? So therefore, again, the second statement does not seem to be correct. Okay, therefore, the second statement also does not seem to be correct. And इन्होंने पूछा select the correct answer, तो neither one nor two would be my correct answer. Everyone agrees with me? आई होप सबको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सब लोगों ने समझा होगा एग्जाम्पल्स के साथ। दिस इज हाउ यूपीएससी इज गोइंग टू टेस्ट यू इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल ऑन 28th ऑफ मे। सो आई होप सब लोग उस टाइप से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ओके? ट्राई रीडिंग दिस क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ट्राई मार्किंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके आंसर्स को देख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। प्लीज स्टार्ट गिविंग योर आंसर्स। ओके, फाइन। चलो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट एकदम जनरल है, ये हमें ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं, राइट? तो ये स्टेटमेंट मुझे प्राइमा फेसी करेक्ट लग रहा है, ओके? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, द वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो ये कह रहा है कि हम पार्लियामेंट कल जो चाहे लॉ बनाए और उसको 9th शेड्यूल में डाले, और जुडिशरी जो है बाय एनी कोर्ट, मतलब ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, उस पर्टिकुलर लॉ को एग्जामिन नहीं कर सकते, मतलब उस पर्टिकुलर लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट आईआर कोहेलो केस आने से पहले आप
मान भी सकते थे कि ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। पर आईआर कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आईआर कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये चीज नहीं होगी। आईआर कोएलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने अगर किसी भी चीज को 9 शेड्यूल में डाला है तो उसके ऊपर हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, मतलब हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं कि क्या वो लॉ वैलिड है या नहीं है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट में गलत मार्क करूंगा। ओके, because the validity of a law placed in 9 schedule can be examined, okay, by any court. So which of the following are correct? Option A would be the correct answer, right? Okay, I hope everyone is understanding. Chalo, let's move on to the next question. Next question is on your screen. Everyone, please start marking your answers for this question. अभी हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है. प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Everyone will start solving this particular question. ओके, आई होप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. जिन्होंने नहीं किया वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखेंगे इसका आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल ओनली इन द लोकसभा. अभी आपको हमने हमने क्या डिस्कस किया था चंद मिनट पहले? हमने ये डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कोई भी बिल अगर लाना हो तो वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकता है. तो देयरफॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, है ना? राइट, दिस इज समथिंग दैट वी स्टडीड. ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? A bill for the amendment of the Constitution of India has to be passed in each house by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. तो ये स्पेशल मेजोरिटी के बारे में कह रहा है. कैसे? मैं बताता हूँ कैसे. पहले क्या कह रहा है? बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस. मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मतलब क्या होगा? टोटल मेंबर्स डिवाइडेड बाय 2. ये हो गए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस and by a majority of not less than 2/3 of the members, 2/3 of the members of that house which are present and voting, right? तो ये स्पेशल मेजोरिटी की बात हमने की थी ना कि क्या स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है आर्टिकल 368 के अंदर, तो ये वाली होती है. तो therefore सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. इन्होंने पूछा which of the above statements are correct, so option B would be the correct answer because only 2 is correct, 1 is not correct. Okay, राइट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा. क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए. ओके, आई होप एवरीवन हैज रेड द क्वेश्चन. अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो. जिन्होंने पढ़ा है अब चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. आई होप सबने कमेंट्स में अपना आंसर दे दिया होगा. लेट्स सी व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेइंग. Which of the following are matters on which the parliament has the power to modify the provisions of the constitution by a simple majority? बाय सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या? आर्टिकल 368 के अंदर ये अमेंडमेंट आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा. ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर ये अमेंडमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा. अब शुरुआत करते हैं. पहला, अल्टरेशन ऑफ नेम्स, बाउंड्रीज एंड एरियाज ऑफ अ स्टेट. तो अल्टरेशन ऑफ नेम्स, बाउंड्रीज और एरिया ऑफ अ स्टेट कौन सा आर्टिकल के नीचे आएगा? आर्टिकल 3 के नीचे आएगा. ठीक है, तो ये तो सिंपल मेजोरिटी के साथ हो सकता है, इतना हमें पता है क्योंकि हमने आर्टिकल 4 में भी यही चीज पढ़ी थी जब हमने यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में पढ़ा था. राइट, सो देयरफॉर अब सिलेक्ट द करेक्ट आंसर में 1 मुझे पता है डेफिनेटली करेक्ट है. एलिमिनेशन से चलते हैं, तो जिसमें 1 नहीं है वो हटाओ. मैंने 1 को हटा दिया. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस. लेट्स से मुझे नहीं पता अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस के बारे में, वो मैं ये ऑप्शन छोड़ता हूँ. ये पॉइंट के ऊपर आता हूँ. अबॉलिशन ऑफ सेकेंड चेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. सेकेंड चेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, विधान परिषद. ठीक है, अगर विधान परिषद को हटाना हो तो ऐसा बिल भी सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होगा, ऐसा आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है. ओके, सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, अबॉलिशन ऑफ सेकंड चेंबर. तो अब वापस एलिमिनेशन से जिस ऑप्शन में 3 नहीं है वो हटाओ, इसमें 3 है,
इसमें 3, इसमें नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। मैं बचा 2 ऑप्शंस के साथ, तो फोर्थ ऑप्शन पे आता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरियाज मतलब फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल के जितने भी एरियाज हैं उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं भाई, सिंपल मेजोरिटी लगती है, ये मुझे पता है। सो देयरफॉर माय करेक्ट आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप every one of you must have got this particular question. Now let's move on to the next question. Oh sorry, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, बट फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट अस ट्राई एंड डू इट इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द अप्रोप्रिएट जुडिशियल अथॉरिटी टू फ्री अ पर्सन हु हैज बीन इल्लीगली डिटेन्ड। अगर किसी भी व्यक्ति को इलीगल तरीके से उसे बंदी बनाकर रखा है, तो कौन से प्रकार की रिट इशू की जाएगी, ऐसा ये सवाल ने पूछा है। ऑप्शन 1 है क्यो वारंट, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है सर्चोररी और चौथा है हीबियस कॉर्पस। प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एवरीवन प्लीज स्टार्ट गिविंग आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई होप सबने कमेंट्स में अपना आंसर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो वीडियो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। अब इलीगली डिटेन के बारे में पूछा है दोस्तों। जब हमने रिट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक रिट को ऐसा बोला था कि ये रिट जो है ये इंडिविजुअल लिबर्टी को सेफगार्ड करती है, राइट। हमने उस रिट के बारे में पढ़ा था कि ये एक ऐसी रिट है जो इंडिविजुअल लिबर्टी को सेफगार्ड करती है, राइट। एंड दैट इज नथिंग बट द रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस, राइट। दैट इज नथिंग बट द रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस। अगर किसी भी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया हो, तो ऐसे वक्त कोर्ट हीबियस कॉर्पस की रिट इशू कर सकती है, और इस रिट के तहत कोर्ट ये कहती है कि आप उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करो, कोर्ट देखेगी कि क्या उस व्यक्ति ने सच में कोई जुर्म किया था या नहीं। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी हीबियस कॉर्पस। और एक चीज, ये जो सारी रिट्स है ये आपके आर्टिकल 32 के नीचे दी गई है, जिसे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं। ओके, ये चीज आपको पता होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्लीज स्टार्ट मार्किंग योर आंसर्स एवरीवन। चलो, सो एवरीवन स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके ऊपर सोचना भी है। मैं साइड में हूँ, प्लीज इसके ऊपर सोचिएगा भी, सिर्फ पढ़ के छोड़ मत देना। ओके, चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो जो मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, वो ये है कि क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, बहुत लोगों ने ये नॉट पढ़ा ही नहीं होगा, तो यहीं पे आपके 2.66 मार्क्स चले गए। और अगर आपने नॉट पढ़ा है तो देखते हैं कि राइट आंसर क्या है। पहले इन्होंने पूछा है, राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीग्रल फैसेट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब आता है आपके आर्टिकल 21 के तहत। और आर्टिकल 21 एक बहुत ही ब्रॉड राइट है, उसके अंदर बहुत सारे सब राइट्स दिए गए हैं, उसमें से एक राइट टू लाइवलीहुड भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेचुरल जस्टिस इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21। नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है, नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि फॉर इंस्टेंस क्या आप वो कहते हो ना कि until anyone is proven guilty he is innocent, that is one of the phases of natural justice. Natural justice मतलब कि आप किसी के ऊपर भी unnecessary अन्याय नहीं होने देते, राइट। सो नेचुरल जस्टिस इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21 ऑब्वियसली। क्यों, प्राइवेसी का एक एग्जांपल आप ले सकते हो, दैट इज नेचुरल जस्टिस ओनली, राइट। योर प्राइवेसी इज योर इनहेरेंट राइट, नो वन कैन वायलेट इट, सो देयरफॉर दिस आल्सो स्टेटमेंट सीम्स टू बी करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ। ऑब्वियसली आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, उसमें राइट टू हेल्थ भी आएगा। फोर्थ ऑप्शन ये कहता है, राइट टू गो अब्रॉड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब राइट टू मूवमेंट, जब मैं बात करता हूँ मूवमेंट के बारे में, राइट टू मूव, तो ये दो प्रकार के मूवमेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है देश के अंदर, जिसे मैं इंटरनल मूवमेंट कहूंगा, और एक हो सकता है देश के बाहर, जिसको मैं एक्सटर्नल मूवमेंट कहता हूँ। तो अगर आपको देश के देश घूमना है और उसके आपको आजादी चाहिए, तो ये आजादी आपको आर्टिकल 19 देती है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। इंटरनल मूवमेंट की आजादी आपको आर्टिकल 19 देती है। पर अगर आपको भारत के बाहर जाना है
और वापस भारत में आना है, इफ यू वांट टू गो ऑन अ टूरिज्म पर्पस, कि आपको यूएस घूमने जाना है, तो ऐसे वक्त दैट इज व्हाट इट इज राइट टू मूव आउटसाइड इंडिया, एक्सटर्नल टू इंडिया, तो ये आपके आर्टिकल 21 में आता है, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस। इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्यों? क्योंकि राइट टू गो अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये नॉट गलत लिखा गया है, इट इज डेफिनेटली अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31। ओके, सो देयरफॉर इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट एंड देयरफॉर डी वुड बी योर आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से पढ़िए ये क्वेश्चन को। रिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिट्स के ऊपर 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सो प्लीज रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन केयरफुली। ओके, चलो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अ रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड, कि मैंडेमस की रिट कब इशू हो सकती है? हमें पता है कि मैंडेमस की रिट तभी इशू हो सकती है जब कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा हो। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा हो तब कोर्ट जो है वो मैंडेमस की रिट इशू करती है, राइट। सो देयरफॉर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। बाकी तो अगेंस्ट द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ, ये तो absurd है। फॉर एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं, फॉर डिसाइडिंग लीगैलिटी ऑफ एन अरेस्ट ये तो फिर हीबियस कॉर्पस हो गया, राइट। तो इसके लिए ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैड फॉर टुडे। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैड फॉर टुडे, राइट। सो आज के सेशन में हमने क्या किया दोस्तों? आज के सेशन में हमने पहले तो वी स्टार्टेड विद डिस्कशन ऑफ व्हाट वी स्टार्टेड विद डिस्कशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, मतलब जो इतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए, राइट। इसके अलावा सिर्फ एक ही चीज बचती है कि आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है, वो आप खुद कर सकते हो, राइट। So just go and read all 11 fundamental duties. Apart from that, all the fundamental details of all the fundamental duties I have covered here. Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा व्हाट आई हैव डन इज कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि क्या होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद ये स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी वाला प्रकार क्या है, सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या चीजें आती है, स्पेशल में क्या क्या चीजें आती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, राइट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव डन इज, इसके अलावा फिर हमने पूरा प्रोसीजर जान के लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करना चाहिए, राइट। एंड देन वी केम टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील किया है एंड वी हैव सॉल्व्ड देम। ओके, रिमेंबर 2 होमवर्क दिए थे मैंने आज, यू हैव टू टेल टू मी अबाउट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। एक जिससे 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई थी, और दूसरा जिसने प्रेसिडेंट के ऊपर ये कंपल्शन डाला था कि आपको कंपल्सरीली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपनी सम्मति देनी है। ओके, सो यू हैव टू टेल मी विच आर दोस टू फंडामेंटल which are those two constitutional amendment acts in the comment section. Okay, fine, I'll be waiting for your answers in the comment section. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, you always know where to reach out to me. You have to reach out to me at this particular telegram channel. This is the ID of my telegram channel, which is AK Sir Textbook. This is the ID of my telegram channel. इस आप टेलीग्राम पे जाओ, इस पर्टिकुलर चैनल को सर्च करो, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। वहाँ पे जाके आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन टॉक टू मी, यू कैन मैसेज मी। वहाँ पे वी कीप ऑन डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड ऑल्सो आई डू कीप ऑन पोस्टिंग द पीडीएफ ऑफ दीज टॉपिक्स। ओके, सो जैसे ये क्लास होगा आपको इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगी, राइट। So guys, this was it from my end. I think we have completed this particular topic. Apart from that, we will again meet tomorrow और कल एक बहुत ही दूसरे important topic को discuss करेंगे. So on that note, I would wish you all thank you and please keep on studying because जैसे अभी winter is coming हो गया, वैसे prelims is also coming. So therefore, in order to effectively deal with prelims, in order to tactfully clear prelims, please also go study very very seriously. ठीक है, चलो guys, on that note, thank you so much, bye bye, take care.